इस कहानी के पार्ट 2 में हमने देखा था कि मेरी बेथ ने विक्टर क्रैवली के सर को गन से कीमा बना दिया है। उसे लगा था कि शायद क्रैवली मर चुका है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि क्रैवली मरा हुआ नहीं था और वो दोबारा से उठ खड़ा होता है। मेरी बेथ को यहाँ पर उनके साथ आए हुए 2 हंटर्स की डेड बॉडीज भी मिल जाती है, जिन्हें क्रैवली ने बहुत ही बेरहमी से एक चैनसाफ से काट दिया था। और तभी मेरी बेथ को अचानक से विक्टर क्रैवली की आवाज सुनाई दे पड़ती है, इसीलिए जल्दी जल्दी से उसी चैनसाफ को स्टार्ट करने लग जाती है। बहुत कोशिश के बाद चैनसाफ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन विक्टर क्रैवली आकर उसे पकड़ लेता है और हवा में टांग देता है। क्रैवली का फेस काफी इंजर्ड हो चुका था और मेरी बेथ मौका देखकर अपना हाथ ही उसके फेस में घुसा डालती है, जिससे क्रैवली की काफी दर्द होने लग जाता है और वो उसे छोड़ देता है और सीधा जाकर उसी चैनसाव पर गिर जाता है जिसे मेरी बेथ ने स्टार्ट किया हुआ था। चैनसाव उसे बीच से ही काट कर उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर डालता है। तब मेरी बेथ उसका थोड़ा बहुत बचा कूचा सर को उठाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसने इसलिए किया था ताकि विक्टर क्रैवली दोबारा से जिंदा ना हो जाए। और वो चलते चलते जंगल से बाहर सिटी की तरफ आ जाती है। सिटी में आते ही वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ उसे खून से लथपथ एक हाथ में शॉटगन के साथ दूसरे हाथ में किसी का स्कल पकड़ा हुआ था। जब देखते हैं तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन्हें कुछ भी बताने के पोजीशन में नहीं थी और वो सिर्फ इतना कहती है कि सौंप में सभी लोग मर गए हैं। यह बात सुनकर वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर अपना एक यूनिट सौंप में भेज देते हैं। मेरी बेथ को साफ कर लेने के बाद उन्हें यह पता चलती है कि जितना भी खून उसके बॉडी पर लगा हुआ था वो उसका नहीं था। उसकी बॉडी पर छोटे मोटे स्क्रैचेस थे, कोई ज्यादा बड़ा इंजरी नहीं था। शेरिफ उससे सारी इंक्वायरी लेता है। पिछले 2 दिनों से उसके साथ जो कुछ भी होता रहा वो सब उसे बता देती है। शेरिफ को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि सौंप पर इतने सारे लोगों की जान चली गई और वो आखिर कैसे सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैचेस के साथ बचकर यहाँ आ गई है। यहाँ पर शेरिफ उसकी विक्टर क्रैवली वाले बात पर यकीन करने से इनकार कर रहा था, क्योंकि असल में वो उसे ही किलर समझने लग गया था। तभी भेजे हुए यूनिट में एक पुलिस ऑफिसर रेडियो के जरिए शेरिफ से कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि सौंप का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया है और डेड बॉडीज की हालात देखने लायक ही नहीं है। उन्हें देखकर आए हुए सभी पुलिस ऑफिसर्स बस वॉमिटिंग किए जा रहे हैं। शेरिफ उसी वक्त रेंजलो को वहाँ का इंचार्ज बनाकर सौंप के लिए निकल पड़ता है और तभी वहाँ पर शेरिफ की एक्स वाइफ अमांडा आती है। वो एक जर्नलिस्ट थी। वो विक्टर क्रैवली के बारे में उसे बड़ा ही क्रेज था। वो काफी अरसे से उस पर रिसर्च कर रही थी। वो किसी तरह रेंजलो को मनाकर मेरी बेथ से पूछताछ करने लग जाती है, जबकि मेरी बेथ उसे कुछ भी बताने के लिए एग्री नहीं थी और मेरी बेथ से काफी इंक्वायरी करती रहती है, लेकिन मेरी बेथ उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तब अमांडा उसे बताने लगती है कि अगर वो अपना मुंह नहीं खोला तो इतने सारे लोगों के मर्डर के केस में उसे फांसी हो जाएगी। वो उसे लालच देते हुए कहने लगी कि सिर्फ वही उसे बचा सकती है। अब यह सुनने के बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, फाइनली अमांडा से सब कुछ बता देती है और मेरी बेथ पूरी तरह से श्योर थी कि उसने विक्टर क्रैवली को मार दिया है। लेकिन अमांडा उससे कहती है कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में विक्टर क्रैवली जैसे भूतों को रिपीटर्स कहते हैं, जिसे कभी भी मारा नहीं जा सकता और चाहे जो भी हो जाए किसी भी हालत में उसे दोबारा से जिंदा हो ही जाना है। लेकिन मेरी बेथ को काफी अच्छे से पता था कि उसने विक्टर क्रैवली को मार डाला है। दूसरी तरफ सौंप पर मेडिकल टीम पहुंच गई थी और वो सबकी डेड बॉडीज को इकट्ठा कर रहे थे और वहीं पर उन लोगों को विक्टर क्रैवली की बॉडी भी मिल जाती है और वे उसे भी सील करने के बाद एम्बुलेंस में लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें बॉडी को कलेक्ट करते करते रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्होंने कुछ बॉडीज को उठानी थी। रेडी नाम का लड़का बहुत ही आराम से बैठकर एम्बुलेंस में अपना काम किए जा रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो अपना फेस टर्न करता है तब विक्टर क्रैवली शॉक देने वाली मशीन को उसके चेहरे पर लगाकर उसका चेहरा ही उड़ा देता है। तब शोर सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ चेक करने के लिए जाता है कि तभी बोट में से निकलकर क्रैवली बाहर आता है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो अपने पूरे गन को विक्टर क्रैवली के ऊपर खाली कर देता है, जिससे क्रैवली नीचे गिर जाता है और हैमिल्टन नाम का इस ऑफिसर को लगता है कि शायद क्रैवली मर गया, पर तभी क्रैवली अचानक से उठ जाता है और हैमिल्टन रेंजलो से कांटेक्ट करता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बता पाता क्रैवली उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ रेंजलो को सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई देती हैं और जब उन चिंखों को अमांडा सुनती है तब वो फौरन से समझ जाती है कि क्रैवली वापस आ चुका है।
अमांडा कहती है कि वो जानती है कि विक्टर क्रैवली को हमेशा के लिए कैसे मारा जा सकता है और रेंजलो से मेरीबेथ को आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था और उधर दूसरी तरफ क्रैवली अपना काम किए जा रहा था। एक एक करके सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारे जा रहा था, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ रहा था और मरने वालों की चीखें रेंजलो भी सुने जा रहा था और वो अमांडा पर विश्वास करते हुए मेरीबेथ को आजाद कर देता है। तब तक शेरिफ भी अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पर पहुँच चुका था और तभी वहाँ पर स्वैट टीम भी आ चुकी थी, जिसका इंचार्ज डायलर उस ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेता है। दूसरी तरफ अमांडा मेरीबेथ और रेंजलो को लेकर एक आदमी के घर जा रही थी और वो आदमी थॉमस क्रैवली का इकलौता रिश्तेदार था और उसकी राख भी उसी के पास थी। अमांडा का प्लान यह होता है कि क्रैवली जो अभी भी अपने फादर को ढूंढे जा रहा है और जब मेरीबेथ अपने हाथों से क्रैवली के फादर की अस्थि को उसे दे देती है तो वो बिना कुछ कहे वापस चला जाएगा, लेकिन उसके इस प्लान के लिए मेरीबेथ बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। अमांडा उससे थॉमस की राख यानी क्रैवली के फादर की अस्थि को मांगती है और वो आदमी किसी कीमत पर उन्हें वो राख देने वाला नहीं था और जब अमांडा के पास कोई रास्ता नहीं होता तब वो रेंजलो की गन उसके ऊपर तान देती है और जब वो राख उसे देता है तो वो राख को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में पूरी टीम यानी स्वैट टीम उस जगह को चेक कर रही थी और हर जगह पर उन्हें डेड बॉडीज मिलती हुई दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर वो उनकी पीछा करते हैं, लेकिन डेड बॉडीज की हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें देखकर टीम की भी हालत बिगड़ने लग जाती है और तभी झाड़ियों में से निकलकर कोई आता है, लेकिन इस बार विक्टर क्रैवली नहीं था बल्कि वो तो एंड्रयू था। वो कहता है कि विक्टर क्रैवली ने सभी को मार दिया है और उन्हें अपनी जान बचाकर निकल जाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर शेरिफ मिलिट्री को वहाँ पर बुलाने लग जाते हैं, लेकिन टाइलर उसका रेडियो को तोड़ देता है और कहने लग जाता है कि इस सिचुएशन को वो खुद ही हैंडल कर सकता है। उसी टाइम अचानक से झाड़ियों में से किसी की मूवमेंट फील होती है। बिना सोचे समझे वो लोग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के बाद टाइलर आगे चेक करने के लिए जैसे ही जाता है कि तभी वो देख पाता है कि वहाँ तो एक जंगली जानवर का एक छोटा सा बच्चा है कि सामने क्रैवली की आवाज आने लग जाती है और वो सब पीछे हटने लग जाते हैं। वो सब लोग उसके घर तक पहुँच जाते हैं और सभी के सभी अपना एक एक कदम को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ा रहे थे। तभी एक साइड से क्रैवली निकल कर आ जाता है और एक ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी के साथ मार देता है, जबकि दूसरे ऑफिसर को वो अपने हुक में फंसाकर अपनी तरफ खींचने लग जाता है और बदले में सब स्वैट टीम उसके ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं, लेकिन फिर वो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तब शेरिफ आगे बढ़कर उसकी रस्सी को काट देता है और उसे बचाने में लग जाता है, लेकिन क्रैवली उसके मुंह में अपना हाथ ही डाल उसे अंदर खींच लेता है और वो सभी पीछे हटकर एक बार फिर से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। टाइलर उसे चारों तरफ से घेरने की ऑर्डर्स देता है और जैसे ही वे सभी एक दूसरे से थोड़ा दूर होकर अलग होते हैं तब मौका देखकर क्रैवली एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है और कई सारे ऑफिसर्स उसे पकड़कर मारने लग जाते हैं, लेकिन वो सभी को एक ही झटके में उठा फेंकता है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो एक एक करके सबको मारता चला जा रहा था। उनकी गोलियां भी उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं दिखाती और टाइलर के गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन क्रैवली उसे कोई भी मौका दिए बगैर उसकी रीढ़ की हड्डी खींचने लग जाता है और क्रैवली उसके स्कल के साथ ही उसके स्पाइन को बाहर निकाल फेंकता है। यह देखने के बाद कैंडी बौखला जाता है और अपना आरपीजी को रेडी करके उसके ऊपर फायर कर देता है, जिससे क्रैवली का पूरा घर ही तबाह हो जाता है। तब कैंडी सेलिब्रेट करने लग जाता है कि उसने अकेले ही विक्टर क्रैवली को मार दिया है, लेकिन तभी सामने से विक्टर क्रैवली आ जाता है और क्रैवली उसकी हाथ और पैरों को उखाड़कर उसे भी बेरहमी से मार देता है। तब मौके का फायदा उठाकर शेरिफ एंड्रयू और मिकाइला अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस में जाकर खुद को लॉक्ड कर लेते हैं। बोट के रेडियो से शेरिफ वहाँ पर मिलिट्री को बुला ही लेता है। वो कहता है कि बहुत सारे गनमैन्स ने उन पर फायरिंग कर दी है और वो यहाँ पर झूठ इसीलिए बोलता है क्योंकि अगर वो विक्टर क्रैवली का नाम लेता भी तो कोई मिलिट्री भेजने की तो दूर की बात थी, एक भी गार्ड तक ना भेजता। उस एम्बुलेंस में वे तीनों खुद को काफी सेफ समझ रहे थे कि तभी क्रैवली अपने बेल्ट सैंडर से उसे काटने लग जाता है। यह देखकर इनकी तो अब फटने लग जाती है। क्रैवली उस एम्बुलेंस में एक बहुत ही बड़ा होल बना देता है। एंड्रयू के सामने एक हथौड़ा पड़ा हुआ था और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तब विक्टर क्रैवली उसे पकड़ लेता है। मिकाइला उस हथौड़े से क्रैवली के हाथों पर मारकर एंड्रयू को बचाती है और अमांडा रेंजलो मेरीबेथ के साथ क्रैवली के घर तक पहुंच चुकी थी और वो जोर जोर से
से चिल्लाकर क्रेवली को बुलाने लग जाती है और जब क्रेवली उसकी आवाज सुनता है तो वो वहाँ से चला जाता है। इतने में शेरिफ भी अमांडा की आवाजें पहचान जाता है और उसे बुलाने के लिए वो बाहर आता है। तभी विक्टर क्रेवली उसे पकड़कर उसके फेस का बुरा हाल कर देता है। शेरिफ की गन मिकाइला के सामने गिर जाती है और वो सोचने लग जाती है कि शायद वो इजीली उसे उठा सकती है, और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए जाती है विक्टर क्रेवली उसे भी पकड़ लेता है। तब एंड्रयू उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पाता और चुपचाप उसे मरते हुए देखे जा रहा था। अमांडा उसे कॉन्टिन्यूअसली जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी और वो वहाँ पर पहुँच भी जाता है। यहाँ पर अब अमांडा थॉमस की अस्थि को मेरीबेथ के हाथ में देती है। क्रेवली राख को देखते ही थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मेरीबेथ के फादर ने जो भी उसके साथ किया था उसके लिए वो माफी मांगने लग जाती है और राख को उसके सामने रख देती है। क्रेवली राख उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेंजलो समझता है कि शायद वो मेरीबेथ को मारने ही वाला है और वो उसे शूट करने लग जाता है। सारी गोली को उसके बॉडी पर ही खत्म कर देता है और सोचने लग जाता है कि शायद वो मर गया होगा कि तभी क्रेवली खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों से उसे बीच से ही चीर फाड़ कर देता है। तब अमांडा जल्दी से अस्थि को उठाकर मेरीबेथ के पास फेंक देती है और उसे कहती है कि वो दोबारा से क्रेवली को उस राख को दे दे कि तभी अचानक से क्रेवली अमांडा को भी पकड़ लेता है और वो बेचारी जो इतने अरसे से उस पर रिसर्च कर रही थी वो उसे भी मार देता है। अमांडा के सर को उसके बालों को पकड़ के उसके धड़ से ही अलग कर देता है और उसे मारने के बाद वो मेरीबेथ को एक पेड़ से लटका देता है। और आज 2 दिन गुजर जाते हैं और अब वो उसे मारने वाला होता है। तभी मेरीबेथ उस राख यानी अस्थि के मटके को उसके सर पर मारकर फोड़ देती है और क्रेवली के फादर की राख उस पर गिर जाती है और जैसे ही वो राख क्रेवली के बॉडी से टच होती है क्रेवली मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्ट होते होते वो काफी हद तक पिघल चुका था और मेरीबेथ पेड़ की टहनी को तोड़कर उस ट्री से खुद को आजाद कर लेती है और शॉटगन उठाकर उसे दोबारा से जिंदा होने का वेट करने लग जाती है। लेकिन इस बार क्रेवली का किस्मत साथ नहीं देता, यानी अब वो जिंदा नहीं होता और वो बचे हुए क्रेवली के कुछ पार्ट्स को शॉटगन से उड़ा देती है और यहाँ पर क्रेवली हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है, यानी उसका खात्मा हो जाता है क्योंकि उसकी हड्डियां तक जल चुकी थीं। और दूसरी तरफ मेरीबेथ की हालत भी काफी खराब दिखाई दे रही थी और तभी वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर भी आ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि ज्यादा ही इंजर्ड हो जाने की वजह से मेरीबेथ की सांसें बंद हो रही थीं, उसकी हार्ट बीट ठीक से काम नहीं कर रहा था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट या हैचेट पार्ट 4 लिखना ना भूलें।